नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सीधे आपको लिए चलेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो, जहां पर मेरी सहयोगी श्रद्धा मौजूद है। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और अब बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की, जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अमेरिका में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चार्टर प्लेन उड़ाने पर रोक लगा दी है। वहीं पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का, जो कि रीवा में है, उसका लोकार्पण किया। एमपी में मंत्रियों के कामों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी से लेकर एमपी तक सियासत अपनी चरम पर है। आखिर में कोरोना की मार से अब तक एमपी में 16,400 लोग बीमार हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। होशंगाबाद वीआईपी रोड पर कार ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर, पिता और पुत्री बाल बाल बचे हैं। पुलिस की मदद से कार चालक को पकड़ लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इस कार चालक ने स्कूटी सवार को रौंदने की कोशिश की। जो पिता था वो भागता हुआ गया है, किसी से उसने स्कूटी मांगी है और फिर इसका पीछा किया है और फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कार चालक को पकड़ लिया गया, लेकिन ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से कार चालक रौंदते हुए निकल गया। अगर पिता ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो शायद ये पकड़ाया नहीं जाता। जी श्रद्धा, होशंगाबाद का मामला है, कल का मामला है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आज वायरल हुआ है। और वायरल फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार चालक किस प्रकार टक्कर मारकर मौके से निकल गया था। पिता अपनी बच्ची का जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वो उछलकर 2 बार गिरा है स्कूटी से, और उसके बाद पिता ने कार चालक को पकड़ने का प्रयास किया है। हालांकि वहां पर बीट मोबाइल जो पुलिस की थी वो मौजूद थी, उसने मदद की और कार चालक पकड़ लिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ तौर पे देखी जा सकती है कि अगर भगवान उस समय इनके साथ न होता, कहते हैं कि भगवान आपके यदि साथ है तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। वैसा ही कुछ इस फुटेज में भी दिख रहा है कि बाल बाल बच गए हैं पिता और पुत्री दोनों जो स्कूटी पर थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल, इसको देखकर लग रहा है कि जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। ये मुहावरा इस पूरी फुटेज को देखकर याद आ रहा है बार बार कि थोड़ी सी बस गनीमत रही, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पर बचाने वाला हमेशा होता है जब कोई मासूम ऐसे मौकों पर मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पर बच्ची और पिता दोनों बच गए हैं। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने फिलहाल जो आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसे पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया था। और निश्चित तौर पर श्रद्धा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह जो कहावत है वो इस घटनाक्रम में चरितार्थ होती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और इंदौर परदेसीपुरा चौराहे पर दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई है। एक्सिस बैंक में लूट हुई। हथियारबंद 3 बदमाशों ने लूट की है। बैंक में घुसकर लाखों रुपए लेकर फरार। परदेसीपुरा थाने क्षेत्र की घटना। पुलिस अधिकारी अब मौके पर मौजूद हैं। अब तफ्तीश चल रही है। पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन बदमाश आए दिन दहाड़े बेखौफ, क्योंकि उनको पता है लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है इस समय प्रदेश में। और बदमाश आते हैं और दिन दहाड़े लाखों रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। ये एक्सिस बैंक, परदेसीपुरा थाना इलाके में ये एक्सिस बैंक पड़ता है। और यहाँ पर बदमाश आके लूट की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। सबको उन्होंने एक तरीके से अंदर कैदी बनाया होता है और फिर वो लूट कर चले जाते हैं। पुलिस अब मौके पर मौजूद है। ये एक्सिस बैंक जो कि परदेसीपुरा थाने के पास है, थाने के इलाके में पड़ता है, वहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ बदमाश आते हैं और वो लूट करके फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में हालांकि ये बदमाश कैद हो गए। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, दिन दहाड़े लूट एक और चुनौती पुलिस को कि पुलिस की नाक के नीचे ही दिन दहाड़े आएंगे और लाखों लेकर फरार हो जाएंगे, बैंक लूट कर फरार हो जाएंगे।
बिल्कुल परदेसीपुरा थाना इलाके का ये मामला है। परदेसीपुरा चौराहे पर ही वारदात को अंजाम दिया गया है बदमाशों के द्वारा। मालूम पड़ा है कि 3 की संख्या में बदमाश थे और लगभग 5 लाख से अधिक की नकदी लेकर वो वहां से फरार हुए। इस बात की भी जानकारी मिली है कि बदमाशों के पास उस वक्त वेपन्स भी थे। तो हथियारबंद बदमाशों ने बैंक को टारगेट किया है। बैंक के सुरक्षाकर्मी के साथ साथ में वहां जो अन्य कर्मचारी मौजूद थे, एक शख्स उसमें दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में वेपन है। वेपन के माध्यम से वो काउंटर तक पहुंचता है, काउंटर पर जाकर वो धमकाता है, उसके बाद नकदी लेकर वहां से रवाना हो जाता है। आपको बता दूं कि घटना के बाद अभी लगभग 40 से 45 मिनट हो चुके हैं वारदात को अंजाम देने के बाद। हुलिया भी लगभग कुछ हद तक बदमाशों का देख लिया गया, लेकिन अभी जो पूरा शहर है वहां नाकेबंदी करा दी गई है, लेकिन अब तक पुलिस खाली हाथ है। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ हुलिया जो है वो पता चल पाया है। पुलिस के लिए चुनौती बड़ी रही है कि आखिर कौन बदमाश थे, उनकी कुंडली खंगाली जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक और तो पुलिस का दावा है कि कई बदमाशों की जो पेशेवर बदमाश है उनकी कुंडली खंगाल ली गई है। लगातार सख्त हिदायत दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों पर आईजी ने खुद आंकड़ा जारी किया था कि इतने बदमाशों पर कठोर कार्रवाई हो चुकी है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो चुकी है। लिहाजा आगे आने वाला जो समय है वो शांति एवं कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद शांतिपूर्ण रहने वाला। लेकिन बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर सरेरात बीच चौराहे पर अपराधियों की 1700 बदमाशों की कुंडली खंगालने की बात कही जा रही थी आज सुबह तक। आप इससे मेरी बात हो थी विकास, तभी ये ब्रेकिंग आई थी और बात भी की थी मनोज ने, और तब ये कहा था कि कुंडली तैयार की जा रही है, नकेल कसने से अपराधों में कमी आएगी। ये सुबह की ही बात है, सुबह के दोपहर की बात है, 2 घंटे पहले ही हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखिए कि क्या खबर आती है कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया, जिससे साफ साफ ये है कि पुलिस को बदमाश चुनौती देकर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये पहली चुनौती होती तो मान भी लिया जाता। इससे कुछ दिनों पहले ही चुनौती हुई थी अन्नपूर्णा इलाके में उषा नगर चौराहे पर दिन दहाड़े घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उस पैटर्न को दोबारा ना दोहरा जाए, लिहाजा पुलिस सख्ती की बात कही जा रही थी, दिन और रात चेकिंग की बात की जा रही थी। चूंकि अब तक वो संदेही भी पुलिस हिरासत में नहीं आए हैं, तो बावजूद इसके महज 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, बदमाशों ने फिर से वारदात को अंजाम दिया और बीच चौराहे पर वो पहुंचे। जिस प्रकार से पुलिस का दावा है कि वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, जो इलाके के लिस्टेड बदमाश है, उसके साथ साथ में नए बदमाश जो उनके साथ रहते हैं उनकी भी कुंडली बनाई जा रही है। लेकिन ये मालूम होता है कि बदमाश जो है ये नए बदमाश भी अगर होते तो पुलिस के पास इसकी कुंडली होती है। लिहाजा पुलिस के पास इनकी कोई जानकारी आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। कोई यूपी में क्राइम करता है बदमाश तो वो आके मध्य प्रदेश में छिप जाता है, कोई बड़ा से बड़ा बदमाश मिलता है मध्य प्रदेश में। कल भी मोहम्मद अख्तर भी पकड़ा गया। विकास दुबे के अलावा मैं बात करूं, खुलेआम यहां पर गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम यहां पे लूट हो रही है। वो भी तब, जैसा कि आपने विकास बताया, कि पहले से खबर थी कि अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, उसके बावजूद उसके बाद आप फिर कहते हैं हम पकड़ेंगे, हम पकड़ लेंगे, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और फिर इनकी पुलिस वालों की पीठ भी थपथपाई जाती है। बिल्कुल, लॉकडाउन जब खत्म हुआ था उसके बाद अनलॉक के पहले चरण में ही खुफिया विभाग के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी, अलर्ट घोषित किया गया था कि अपराध अचानक से बढ़ सकते हैं, लिहाजा सख्ती आपको बरतना होगी। इसकी जो दलील है वो भी लगातार इंदौर पुलिस द्वारा दी गई कि पूरे इलाके में सख्ती की जा रही है। बावजूद इसके बीते कुछ समय से लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। शहर में हत्याओं जैसे मामले सामने निकल कर आई है, डकैती, चोरी, लूट के साथ साथ में इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आई है, और ये लगातार पुलिस को चुनौती देने की बात है। जी, बैंक में उस टाइम पे जो लोग मौजूद थे वो सभी सुरक्षित हैं? जी, अब तक किसी प्रकार की इस प्रकार की हानि की जानकारी नहीं मिली है। ये मालूम होता है कि सिर्फ नकदी लेकर वहां से बदमाश फरार हुए हैं, कोई ठोस इसकी जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि अभी जब से ये घटना हुई उसके ठीक बाद से पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, वो पूरे मामले की तसल्ली से पूछताछ कर रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे पूछ पड़ताल चल रही है। इसके साथ साथ में जो सुरक्षा कर्मचारी वहां थे, वो इसके आसपास में जो लोग मौजूद थे वहां पर भी जो लोगों ने उस वक्त घटनाक्रम देखा उन सबसे पृथक तौर पर पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, बदमाशों के पास हथियार होने की जानकारी मिली है। कुछ जो सीसीटीवी हाथ लगे हैं उसमें कुछ बदमाशों के हाथ में हथियार नजर आ रहे हैं। क्योंकि बैंक में बदमाश अगर वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है उनके पास हथियार होगा ही। बिना हथियार की नोक पर वो बैंक में डकैती जैसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और ये कुछ तस्वीरें जो प्राप्त हुई हैं उसमें बदमाश साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि उनके पास में उनके हाथों में हथियार मौजूद थे। एक बात तो है कि बिना रेकी के किसी बैंक की लूट को
अंजाम देना ये मुमकिन नहीं है। यानी कि पहले से बदमाशों ने कई दिन पहले से रेकी की होगी, टाइमिंग्स देखी होंगी, कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है, सुटेबल टाइम है जिस समय वो आसानी से कर सकते हैं। ये दिन का टाइम होता है, लंच टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें, इस सब का ध्यान ज़रूर रखा होगा बदमाशों ने। बिल्कुल, ये मालूम होता है जिस प्रकार से जितना शार्पनेस अंदाज में, जितना बेहद चतुराई में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, ये तय हो जाता है कि बदमाशों ने पहले रैकी की। पहले बदमाशों ने ये देखा कि किस वक्त में वारदात को अंजाम देना है। वो सुबह या शाम का वक्त ना चयन करते हुए उन्होंने दोपहर का वक्त चयन किया। उसके पीछे एक वजह यह भी होती है कि सुबह से दोपहर तक आने वाला जो कैश होता है वो उनके पास तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो जो कर्मचारी या अधिकारी जो होते हैं कई उस वक्त से चले भी जाते हैं। बहुत ज्यादा ग्राहक या बहुत ज्यादा ये माना जाए कि जो खाता धारक होते हैं, अकाउंट होल्डर्स होते हैं, वो वहां मौजूद नहीं होते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में उनको ये भी एश्योरेंस हो जाता है कि बड़ी संख्या में जो कैश मिलना है वो उनको आसानी से मिल सकता है। अब ये देखना इसमें बेहद अहम होगा कि बदमाश जो है उन्होंने बैंक की रैकी की या कोई खास कस्टमर को देखा कि वो बड़ी राशि लेकर जा रहा है और उसने जब राशि को जमा किया उसके बाद रिपोर्ट जो बदमाश थे वहां पर पहुंचे और उस वारदात को अंजाम दिया। इन सभी बिंदुओं को पुलिस खंगाल रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, न सिर्फ बैंक के बल्कि बैंक के फुटेज आया है, आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। लगातार हम दिखा भी रहे हैं, घेरे में आप देख भी सकते हैं, उसमें बदमाश दिखाई भी दे रहे हैं। ये एक नया सीसीटीवी फुटेज, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये बदमाश इस फुटेज में दिखाई दे रहा है। ये मददगार साबित हो सकता है विकास पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, ऐसे सीसीटीवी न सिर्फ बैंक से बल्कि बैंक के पास में एक पेट्रोल पंप भी है, वहां से भी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। ये पुलिस तस्दीक करना चाह रही है कि बदमाश यहां से गए कहां। ये फिलहाल हमारे न्यूज 18 के पास अभी फोटो ही मौजूद है, वीडियो पर भी लगातार काम चल रहा है, पुलिस भी वीडियो तलाश कर रही है। संदेहियों के फिलहाल हुलिये जारी किए गए हैं। ये न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी मौजूद है। पुलिस इन वीडियोज के आधार पर ही पहचान करके बाकी जगहों पर इलाकों में नाकेबंदी कराई गई है कि शहरी सीमा छोड़ कोई बाहर ना जा सके। पुलिस इस बात की तस्दीक करना चाहती है, इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहती है कि बदमाश शहर छोड़कर बाहर ना जाएं ताकि संदेहियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन यह तय माना जाता है कि 1 या 2 दिन आराम करने के बाद बदमाश शहर छोड़कर फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, अब नाकेबंदी की बात तो कही जा रही है विकास, अगर नाकेबंदी पर सीरियसली बड़ी गंभीरता से काम होगा तो जरूर है कि पकड़ लिए जाएं बदमाश, अगर ये बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो। बिल्कुल श्रद्धा, जिस प्रकार से बात कही जाती है, संदेही जब भी कोई देखे जाते हैं या फिर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो साफ तौर पर हुलिया जारी करने के बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी करा दी जाती है। लेकिन ये जो तरीका है आमतौर पर ये सफल आज तक नहीं बहुत ज्यादा मालूम हुआ है, क्योंकि जो बदमाश है वो पहले रैकी कर लेते हैं कि अगर हमें वारदात को अंजाम देना है तो उसके बाद जाकर छुपना कहां पर है। प्राथमिक तौर पर कोई शहर छोड़कर बाहर नहीं जाता। घटना को अंजाम देने के बाद जब तक उस इलाके में पुलिस पहुंचती है उस वक्त वो अपने सेफेस्ट मोड पर पहुंच जाते हैं। तो इस मसले में भी यही प्रतीत होता है कि अब देखना होगा कि बदमाशों ने तो अपना होमवर्क बड़ा कंप्लीट कर आए थे, अब पुलिस क्या कुछ अपना काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भोपाल से बड़ी खबर, 10 दिन हो चुके हैं लेकिन 10 दिन बाद भी बिना विभाग के 28 मंत्री। शिवराज मंत्रिमंडल में अब तक नहीं हुआ विभागों का बंटवारा। 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। 28 मंत्रियों को दिलाई गई थी मंत्री पद की शपथ। 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री अब तक बिना विभाग के। सीएम शिवराज कर रहे विभागों पर वर्कआउट। क्या आज हो पाएगा विभागों का बंटवारा? विभाग ना बंटने की वजह से कल रद्द हो चुकी है कैबिनेट बैठक। मैं इमरती देवी के अनुसार तो आप सुन सकते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन किस मंत्री को क्या काम करना है ये अब तक नहीं पता, क्योंकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। वर्कआउट हो रहा है और काफी लंबे समय से इस पर वर्कआउट चल रहा है, लेकिन अब तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ सका है। रोज लगता है कि शायद आज विभाग मिल जाए और नौबत ये आ चुकी है कि अब कैबिनेट की जो मीटिंग्स हैं उनको भी रद्द किया जाता है, क्योंकि विभागों का बंटवारा ही नहीं हुआ है। तो फिर कैबिनेट की मीटिंग में कैसे तय होगा कि किसे क्या काम करना है और क्या कुछ करना है। अभी भी इंतजार है कि विभागों का बंटवारा हो और फिर मंत्री अपने अपने कामों पर लगे ताकि प्रदेश का विकास। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, 10 दिन हो चुके हैं,
अब इंतजार है कि भाई मंत्रियों को उनका काम मिले ताकि प्रदेश का विकास हो, लेकिन अभी तक वर्कआउट चल रहा है, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए सबसे बड़ी मुश्किल इसी बात को लेकर है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अब तक ये देखने को मिलता रहा है कि जब भी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होता है उसके बाद जिलों का प्रभार भी सौंप दिया जाता है, लेकिन ना इस बार विभागों का बंटवारा हो पा रहा है और ना ही जिलों का प्रभार सौंपा गया है। 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और ऐसे में मंत्रियों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होती है कि वो विधानसभा में विधायकों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब की तैयारी करने का पहले से शुरू कर देते हैं, ताकि विधानसभा में वो विधायकों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे सकें। लेकिन अभी तक ये मंत्रियों को नहीं पता है कि उनके पास कौन सा विभाग आएगा। जो नए मंत्री हैं उनमें लगातार बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट में भी कई बड़े फैसले होते हैं जिसको लेकर कैबिनेट की मुहर लगती है और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाने के कारण कैबिनेट की बैठक भी नहीं हो पा रही है। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन उसको समय 2 बार बदला गया और उसके बाद बैठक को निरस्त कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर जो शुरुआती खाका है वो खींच लिया गया और पार्टी हाईकमान को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद जो विभागों के बंटवारे के आदेश हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन मुश्किलें बीजेपी सरकार के लिए कई तरह की हैं। एक तरफ जंबो मंत्रिमंडल बनकर खड़ा हो गया है, लेकिन विभागों का बंटवारा हो और मंत्रियों को पता रहे कि भाई किसको क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। और गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे के पिता का बयान आया है। पिता ने कहा अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। तो विकास दुबे का आज एनकाउंटर हो गया और कई सवाल भी इस एनकाउंटर पे उठ रहे हैं, लेकिन अब इस सबके बीच पिता का बयान आया। पिता ने कहा है कि अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। ये पिता का बयान है, विकास दुबे के पिता ने यह बयान दिया है। न्यूज़ 18 पर विकास दुबे के पिता का बयान, अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। एक तरफ बहुत सारे सवाल गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर, तो वहीं पिता ने साफ तौर पर कहा है कि अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। तो न्यूज़ 18 पर बोले विकास दुबे के पिता, अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। आज सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। कल उज्जैन से विकास दुबे को पकड़ा था और पुलिस उसे कानपुर लेकर जा रही थी। विकास आपका मुठभेड़ में मार दिया गया, सही हुआ गलत? विकास को मुठभेड़ में मार दिया पुलिस। क्या बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए, कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। आप देखेंगे नहीं आखिरी बार से? पत्नी ने मना कर दिया, आपकी बहू ने मना कर दिया कि शव नहीं लेंगे। पत्नी हमारी इतनी देवता है। नहीं आपकी पत्नी नहीं, विकास की पत्नी ने मना कर दिया कि हम शव नहीं लेंगे। विकास की पत्नी ने आज तक हमारी कोई सेवा नहीं की और अपने लिए भी नौकर चाकर इससे लगवाए कि यानी हमारे हाथ काले हो जाएंगे खाना बनाने। अभी तो आप कह रहे थे कि अगर हमको मौका मिले। जब आपसे मैंने कह दिया नहीं, आप अंतिम संस्कार में जाएंगे कि नहीं? अगर पुलिस ले जाती है तो आप जाएंगे बेटे? नहीं, आप जो कहते कि हम अचेतन अवस्था में थे, हमें था लंबे समय से हमारी तबीयत खराब है और हम जो है यानी कुल एक बात खाली बता दीजिए, बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहते हैं बेटे के अंतिम संस्कार में हमें कहना चाहिए, बेटे हम नहीं सोच पाते। बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये थे विकास दुबे के पिता जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां पुनीत इस समय मौजूद है। पुनीत, ओवर टू यू।
बिल्कुल शुक्रिया श्रद्धा। और विकास दुबे की आप बात कर रही थी, पिता कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ उज्जैन में जहां गिरफ्तारी हुई, फिर एनकाउंटर हो गया गैंगस्टर का, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया और इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए गए। लिखा कि जिसे एमपी में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। इधर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा। पीसी शर्मा ने भी सवाल दागे हैं। इसके साथ ही उमा भारती ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए ट्वीट किया। अभी 3 बातें रहस्य की परत में हैं। पहला ये कि विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, दूसरी वो महाकाल परिसर में कितनी देर रहा, और तीसरा सवाल है कि उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता, तो उसको पहचाने जाने में इतना वक्त कैसे लग गया। जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ। यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया और 3 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 4 दिन में। यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी थे और इसका, तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति ऐसे खुकार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? जिस तरह से उसको मध्य प्रदेश में फ्रीली आया, फ्रीली महाकाल मंदिर में वो आके बोलता है, पूजा करता है, दर्शन करता है और फोटो खिंचवाता है, और जिस तरह से मीडिया ले आती है पुलिस गिरफ्तारी करने, तो ये सब चीजें आखिर ये सब क्यों? इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। एक अपराधी मारा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं ना होना चाहिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, मैंने बड़े जो परिवार के लोगों को देखा, जो उनकी मांग थी कि पूरी जांच होना चाहिए। अपराधी मारा गया, उसने अपराध किया, पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस वालों की हत्या की, भागने का प्रयास किया, पुलिस ने अपना काम किया, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ ये कि हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ऐसा दुर्दांत अपराधी इतने लंबे समय से जो बेखौफ अपराध कर रहा था, जिसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने 8 अपना कर्तव्य निभाने वाले पुलिस के हमारे अधिकारियों को, जवानों को शहीद कर दिया, उसके पीछे किसका संरक्षण था, उसके सर पे किसका हाथ था? कानून ने अपना काम किया। दुख की घड़ी उनको होगी जो कल जिंदा पकड़ लिया तो वो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया। आज मर गया तो फिर ट्वीट कर रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। वो मातम उनके मनाने के लिए, उनने कभी किसी आतंकवादी के मरने पर तो मातम मनाया नहीं है, इन पे जरूर मनाते हैं। हर बात पे बैठे बैठे ट्वीट करना अच्छा थोड़ी है कांग्रेस के लिए। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। श्रद्धा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।